Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. भारत में फार्मर्स के प्रोटेस्ट अपनी स्पिरिट खो चुके हैं। ये है मंजरनामा जिस पर आज हम ब्रेन बस्ट में बात करेंगे। इसके साथ साथ दिल्ली में नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इजरा एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट, और भारत के आर्मी चीफ का अरब वर्ल्ड का दौरा और दुनिया का प्रेस इस पर बात कर रहा है और ये कह रहा है कि ये दौरे आमतौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हुआ करते थे, मगर अब वीक लॉन्ग जो विज़िट आर्मी चीफ का हो रहा है यूएई सऊदी अरेबिया में, वो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी बहस को जन्म देता है। और आज के सुपर चैट का एक और अहम मुद्दा चाइना का एक्सपेंशनिज्म का मामला जो ना रुकने वाला है। ब्रेन बस्ट में डॉक्टर रणवीर शारदा जी जो इस शो के रूए रवां हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एज़ यूजुअल लोडेड एजेंडा है हमारा और बातचीत शुरू करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से बातचीत शुरू, मैंने 9-9, 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनें यहाँ पे जो हमारे मैं पंजाबी बहन भाई सिर्फ नहीं कहता, आप और मैं भी पंजाबी हैं, जो सिख बहन भाई हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। 9-9, 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनें। मैं ये सोच रहा था कि ये भारत पे क्या असर डालेंगे और यहाँ पे क्या असर डालेंगे। भारत पे तो उनका कोई असर नहीं पड़ सकता, यहाँ पे वो पॉलिटिशियंस को बता देंगे कि हम बड़ी स्ट्रेंथ में हैं, लेकिन कैनेडियन पॉलिटिशियंस क्या कर सकते हैं। उन्होंने स्टूपिड स्टेटमेंट्स पहले दी हैं जिसका भारत के साथ उनका रिश्ता ही ख़राब हुआ है। आप कैसे देखते हैं? देखिए सब पहले तो आपका धन्यवाद जी। सबसे पहले मुझे 2 फ़ोन आए हिंदुस्तान से। आज मैंने पहले 5 मिनट ज़रा मैं अपने ऊपर लूँगा। ज़रूर ज़रूर जी हाँ, हिंदुस्तान से मुझे फ़ोन आया जी कि आप कमेंट्स पढ़ते हैं जो हम लिखते हैं। मैंने कहा जी इतने हज़ारों में कमेंट्स होते हैं कि सारे नहीं पढ़े जा सकते। वो कहते नहीं, जो पिछला प्रोग्राम आपने किया है उसके ऊपर आप कमेंट्स ज़रूर पढ़िए जी। तो मैंने खोल के कमेंट्स पढ़े और वाकई जो कमेंट्स थे वो, पहले तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद दूँ कि आप इतनी मेहनत से सुनते हैं और फिर उस पर कमेंट्स देते हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ। मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि उन्होंने कहा कि आप, बहुत लोगों ने कहा कि डॉक्टर शारदा को तो शायद जर्नलिज्म का पता ही नहीं है, क्योंकि वो जो आंकड़े लेके आए हैं वो झूठे आंकड़े लेके आए हैं। मैं वो 2 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो यह है कि सबसे पहले कनाडा में पहली अखबार निकालने वाला और पहला रेडियो प्रोग्राम पंजाबी में शुरू करने वाला वो डॉक्टर शारदा ही था 1974 में। 46 ईयर्स मुझे लगातार कई मैंने अखबारें, कई रेडियो, कई टीवी प्रोग्राम्स जो हैं वो हमने किए हैं। मैंने और ताहिर साहब ने बिफोर टैग टीवी भी हमने बहुत इकट्ठे प्रोग्राम किए हैं। और दूसरा, जहाँ तक फैक्ट्स की बात होती है, देखिए एक विज़न होता है। मैं आप लोगों को भी सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि जब हम बात करते हैं ना कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वीट कहाँ पर पैदा होती है, राइस कहाँ पर पैदा होती है, तो हम क्वांटिटी नहीं देखते। मेरे जैसे जिनको इतने साल हो गए हैं, हम पर कैपिटा देखते हैं। मैं आपको ना 2-4 फिगर्स देता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा राइस पैदा करता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर आता है नंबर 3 पंजाब का। लेकिन अब अगर आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने में क्या होता है कि पहले तो ये देखिए कि यूपी में लोग कितने हैं। यूपी में जो वहाँ पर लोग रहते हैं, दे आर अबाउट 17 करोड़ ऑफ पीपल, और जो उनका एरिया है वो है कोई अराउंड, आप कह लें जिसको रूरल एरिया और जिसको हम अर्बन एरिया कहते हैं। जो रूरल एरिया है वहीं पर खेती बाड़ी होती है, तो वो कोई नियर अबाउट रूरल एरिया में 78% लोग रहते हैं। ये मैं आपको सिर्फ यूपी की बात बता रहा हूँ। अगर अब हम आ जाएं पंजाब में, तो पंजाब में सिर्फ 3 करोड़ भी आदमी नहीं रहते। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक बात जरूर टोकूंगा, ये जो रेशो थी ये ऑलमोस्ट 25-30 साल पहले भी ऐसी ही थी। नहीं, मैं रेशो की मतलब बात जो नहीं पॉपुलेशन थी, नहीं, लेकिन उस वक्त वहाँ पे प्रोडक्शन पर कैपिटा भी जो है वो ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। कहाँ पर? पंजाब में। हाँ। मैं आपको 1991 की पहले तो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। अच्छा, अब वो कम हुई है। वो कम इसलिए हुई है, पहले तो एक पंजाब छोटा हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द लैंड होती है जी।
वो जब पहुंच जाती है तो उसके बाद आप अगर 1 एकड़ में से 50 टन जो है वीट लेते हो तो आप वो 51 ही ले सकते हो, 50 से 60 नहीं पहुंच सकती। वेयर एज इन यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर पिछले 30 साल में उतनी बड़ी साइंटिफिक ढंग से खेती बाड़ी नहीं हो रही थी जिसको कि पंजाब और हरियाणा ने पिकअप कर लिया था। अब वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने जब खेती को पिकअप किया तो नेचुरली जो लेटेस्ट मेथड्स थे जी वहाँ भी ट्रैक्टर्स पहुँच गए, वहाँ पर भी ट्यूबवेल्स पहुँच गए, इसलिए उनकी वहाँ पर खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़मीन उनके पास बहुत है, उनके पास लोग बहुत हैं। देखिए आज से 30 साल पहले क्या 20 साल पहले भी आप ले लो, मैं कहता हूँ 10 साल पहले भी ले लो, बिहारी लोग जो थे और यूपी के जो गरीब दोनों थे, ये लोग बाहर के सूबों में जाके काम किया करते थे और इनको भैया कहते थे। आज भी भैया कहते हैं पंजाब में, तो इनको भैया कहते थे और इनके साथ दुर्दशा होती थी। लाखों लोग ये जाके वहाँ पर दिल्ली में रिक्शा चलाते थे और रात को रिक्शा में ही सोते थे, पैसा कमा के थोड़ा थोड़ा सा 100-100 200 रुपया 6 महीने के बाद घर जाते थे, पैसे लेके बच्चों को कपड़े लेके दे के आते थे। अब उनको ये समझ आई कि हमारे यहाँ पर सब कुछ है, उन्होंने उसको ग्रो करना शुरू कर दिया। अब जो पर कैपिटा है उनका तो बढ़ना था, क्योंकि एक तो उनकी ज़मीन पर पिछले 60-70 साल में उस किस्म की उपज नहीं हो रही थी जो पंजाब में हुई। पंजाब ने अपनी मैक्सिमाइजेशन जो है पिछले 20 साल में पहुंचा दी थी। उसके बाद मैक्सिमम 1 टन का ही फर्क पड़ सकता है पर एकड़, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज दे हैव रीच्ड द ऑप्टिमम पॉइंट। इस तरीके से वेस्ट बंगाल जो है वो राइस मैक्सिमम पैदा करता है, उत्तर प्रदेश ने वीट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोड्यूस की, मध्य प्रदेश ने। लेकिन अब मैं आपको जो एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ बताता हूँ, जो हिंदुस्तान के एक मतलब खजाने में अन्न जाता है उसमें सबसे ज़्यादा आज भी पंजाब 129.12 मीट्रिक टन देता है, विच इज़ 47%, और हरियाणा जो है वो दूसरा है जो कि 37.8% देता है, क्योंकि उनकी अपज अभी भी बहुत है, लेकिन क्योंकि लोग वहाँ पर कम है, खपत कम है। जी। अब यूपी में देखिए ना, कहाँ 2.5 करोड़ और कहाँ यूपी में 20 करोड़ के 17-18 करोड़, तो वहाँ की उपज जो है वो वहीं पर भी जो है वो खपत हो जाती है। राइट। बिहार में भी वो ऐसे ही है, वेस्ट बंगाल में लोग खाते ही राइस है, तो राइस का जो कोटा बाहर हिंदुस्तान के और लोगों में वो खाते में कम जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें, देखिए हिंदुस्तान की क्या कमाल है जी। हिंदुस्तान दुनिया में अगर आज किसी से पूछो तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 100 में से 90 आदमी ये गलत कहेंगे, हिंदुस्तान में केला दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। अगर आप पूछ लो यहाँ पर जी किसी से, वो कहेंगे नहीं जी, केला तो जो है वो तो साउथ अमेरिका से आता है, लेकिन 35% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन बनानास की जी सिर्फ अकेले इंडिया में होती है, और कंजम्पशन भी बहुत है। हाँ जी, लोग हैं ना। अब दूध पे आ जाओ, हम यही समझते हैं कि यहाँ तो दूध की नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ बह रही हैं, यहाँ तो दूध ही दूध है। दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध हिंदुस्तान में पैदा होता है। राइट हैं जी, फिर खपत तो नेचुरली होनी हुई है, और वहाँ पर उस इतनी खपत के बाद और इतनी उपजाऊ ज़मीन होने के बाद भी अब हमने क्या किया है, अब हमें खतरा पैदा हो गया। हमारे पास जब घर था, हमने पहली बार 53 में बनाया, 16 फुट पर पानी था। कहाँ? लुधियाना में। लुधियाना 16 फुट पर पानी था, आज 228 फुट पर पानी है। जब पानी की किल्लत होती जाएगी, रिवर सूख गए हैं जी, वहाँ पर कुछ रहा नहीं, और हमने उसके ऊपर खाद डाल के, वो भी केमिकल खाद डाल के हमने ज़मीन को बिल्कुल तबाही की तरफ ले गए हैं। बिल्कुल। ये चीज़ें आने वाले टाइम पे हमें फेस करनी पड़ेंगी। तो मैं अपने जितने भी दर्शक हैं, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ, लेकिन हमेशा जो पर्सपेक्टिव होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता कि इसने सबसे ज़्यादा जो है उपज की है, ये होता है पर्सपेक्टिव कि पर कैपिटा इसने किसने सबसे ज़्यादा किया, और कौन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है हिंदुस्तान के बाकी लोगों के खाने पीने में। डॉक्टर साहब, ये अपनी जगह पे डिबेट है, लेकिन सवाल ये है कि जो असल मुद्दा है वो है प्रोटेस्ट का। प्रोटेस्ट में भारत में जो आपने जिन भारत में जिन कमेंट्स का आपने जिक्र किया,
सब दोस्त ये कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट करने वाली ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है वो पंजाबी सिख बहन भाई है, कि बड़ी अच्छी बात है, हम तो प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं एज लॉन्ग एज पीसफुल है। लेकिन डॉक्टर साहब मसला ये है कि वो पोलिटिसाइज हो गए, मेरा ये पॉइंट है और हमारे व्यूअर्स का ये पॉइंट है। मेरा भी यही पॉइंट है। जब मैंने फ़ोटोज़ देखी कि वहाँ पर इसको रिहा करो, इसको रिहा करो, हाँ जी, ये जो हैं ये लोग जो हैं उसमें खालिस्तानों के झंडे आ गए, हाँ जी, और इस किस्म का जो लेफ्टिस्ट एलिमेंट है वो बीच में घुस गया। वो गर्मा गर्मी की अगर कोई सुलह होने लगती है तो वो उस पर रोक देते हैं। देखिए, मूवमेंट बहुत बढ़िया ढंग से नॉन पॉलिटिकल लीडर से चली थी। सम और दी अदर मेरा ये हमेशा, मैंने तो खैर मैं 1950 से मूवमेंटें देख रहा हूँ। जी। जो मूवमेंट्स होती हैं जब वो लिंगर ऑन हो जाएं तो वो मूवमेंट जो है वो फिजल आउट की तरफ चले जाती है। बहुत चांसेस ये होते हैं हाँ, कि ये मूवमेंट फिजल आउट हो, खासतौर पर जब पोलिटिसाइज बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब वो उनका मकसद वो ना रहे। नहीं, वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पोलिटिसाइज उन्होंने नहीं किया। जो लोग होते हैं वो हमेशा ही बीच में जाके शामिल हो जाते हैं। अब उनका कितना कंट्रोल वहाँ पर अभी भी है या नहीं है, ये एक देखने वाली बात है। डॉक्टर साहब मैं नहीं मानता, वो अगर कह देते ना शट अप कॉल दे देते, जो प्रोटेस्ट करने वाले लीडर्स थे वो कहते कि हमारा कोई लेना देना खालिस्तानियों से नहीं है, अगर ये शट अप, आई हैवंट सीन अ सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम देम। नहीं खैर, एनीवे आपने ना जो स्टेटमेंटें होती हैं ना जी, मैंने जो उनके जो असली लीडर्स हैं, ठीक है, हाँ जी, उनके सुना। उन्होंने ना तो किसी लीडर को आने दिया स्टेज के ऊपर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को नहीं आने दिया, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा किसी भी और मूवमेंट से कुछ लेना देने है, बट एट द सेम टाइम it is their duty to make it sure that this movement does not go into the bad hands. Number one. Number two, अगर आप अपनी चीज़ों पे अड़े रहेंगे then there is no way you can negotiate. Negotiations में हमेशा give and take होता है। आपको 50% तो उन्होंने give दे दिया, अब आप कहते हो नहीं जी बाकी 50% जो है वो कानून ही बदल दो। अगर कानून में संशोधन आ जाता है, संशोधन हो जाता है, तो फिर समझ लो कि कानून की अपने आप ही अहमियत कम हो गई। अगर वो आपको 5 चीज़ें दे रहे हैं और 1-2 चीज़ें और देने को वो तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं जाके आपको फैसला करना पड़ेगा। आप अड़ियल नहीं रह सकते, आपको थोड़ा सा इलास्टिसिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को आगे पीछे लेके आना पड़ेगा, और ऐसे लीडर्स के साथ आपको आपस में बैठ के बात करनी चाहिए जो रीज़नेबल हों और लोगों के बारे में सोचें। और सिर्फ ये ठीक है कि MSP जो है दुनिया में वो सिर्फ 6% लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 80%, 70 to 80% हरियाणा और पंजाब का जो जाट है वो इस्तेमाल करता है। पहले तो जाट लफ्ज़ ही मुझे बहुत ख़तरनाक नज़र आता है। किसान कहना चाहिए हमें, जो किसान है, बिल्कुल, हाँ जी, हरियाणा का और पंजाब का। जब ये मूवमेंट ये कहती है लो जी हम जाट आ गए, हाँ जी हम ये आ गए, वो मूवमेंट जो है वो डेफिनेटली गलत हाथों में चले जाती है, कॉज से हट जाती है। हाँ, और जब वो गलत हाथों में चले जाती है तो फिर ताहिर साहब वो मूवमेंट जो है वो फिजल आउट हो जाती हैं। तो एक और भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है कि इनको बैठे रहने दो। कब तक बैठोगे? गवर्नमेंट तो ऐसा चाहेगी, हाँ, वो तो जहाँ भी दुनिया में प्रोटेस्ट होंगे, बैठे रहो। हमने अमेरिका में जब प्रोटेस्ट हुए थे तो ट्रम्प रेजिम ने कहा कर लो भाई, ठीक है, जितना आप लूट मार करोगे, जितनी आप डिफंडिंग पुलिस की बात करोगे, तो अल्टीमेटली उसका फायदा ट्रम्प को हुआ। वोट तो मिले उनको ज्यादा। वो तो ओबामा को अल्टीमेटली ये कहना पड़ा जी आफ्टर द बाइडेंस विन कि उसी दिन we lost lots of votes the day these leftists started talking about defunding. उसी देखिए ओबामा जैसे प्रेसिडेंट को ये कहना ओबामा पड़ा, जैसे एक्सट्रीम लेफ्ट हॉलो एंड शैलो को भी कहना पड़ा। मैंने अभी उनकी किताब पढ़ी है डॉक्टर साहब, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड, बात से बात निकलती है। मैंने इसलिए नहीं पढ़नी थी कि आई वाज वेरी अनहैप्पी ड्यूरिंग हिज टेन्योर आल्सो। सो अब व्हाट जो उम्मीदें लेके जो इंसान आया था, वो उम्मीदें जो हैं उसने बिल्कुल ज़ीरो कर दी थी। सो ही डिडंट हैव द गट्स। मैं अपना मेरी एक ही वर्ड उसके बारे में है, दैट प्रेसिडेंट perhaps was a nice human being but he didn't have the guts चाहिए कुछ काम करने के लिए। अब मैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है डॉक्टर साहब लीडर को। देखिए ट्रम्प के साथ दुनिया 100 इख्तलाफ करे, मुझे भी उनके ब्लंडर्स, आपको याद है कि मैंने
3 साल आपके साथ शो करते हुए ये हमेशा कहा कि वो ब्लंडर्स करते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो आउट ऑफ द बॉक्स जाते थे, कुछ ऐसी बातें करते थे जो नहीं कोई लीडर करता, क्योंकि उनको बॉक्स का पता ही नहीं है ना, वो रही आउट ऑफ बॉक्स में। नहीं डॉक्टर साहब, उनको कुछ बॉक्स का पता भी था, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें करते थे, मैं यहाँ पे आपको चैलेंज करूंगा, ये बहुत बड़ा नाजुक मसला होता है, हम उनको इस तरह नहीं अंडर एस्टिमेट कर सकते। ही नोज द वर्ल्ड। जर्नलिज्म में ये जो वर्ड होता है ना, चैलेंज, ये बड़ा खतरनाक होता है। जर्नलिज्म में होता है लर्न। हाँ जी, और अपने मतलब दूसरे, कभी जिंदगी में अगर आज मेरा एक व्यू है तो वो जरूरी नहीं है कि मैं सारी उम्र उस व्यू पे टिका रहूं, कल को मुझे समझ आ जाए कि इस व्यू में चैलेंज होता है। डॉक्टर साहब, चैलेंज इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, चैलेंज इज नॉट अ बैड वर्ड। चैलेंज क्या होता है कि मैं आपके व्यूज को कन्फ्रंट करूंगा, आप मेरे व्यूज को कन्फ्रंट करेंगे, व्हिच इज द हेल्दी पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। उसमें से जो तत्व निकले वो हमारे व्यूअर्स निकाल लेंगे, वो एक नितारा होता है। चैलेंज इज इन द नेम ऑफ नितारा। डॉक्टर साहब देखिए, हमें चीज़ों को ना हम अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बेस पे चीज़ों को देखते चले जाते हैं। यही मैं पॉइंट, ठीक है, लेकिन हमें देखना पड़ता है उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना। हमें को बंदा पसंद नहीं, ट्रम्प पसंद नहीं, तो हम कहेंगे उनको ये नहीं पता, वो नहीं पता। हमें ये नहीं पता होता कि आफ्टर ऑल उसका कोई ना कोई शख्स का ज़िंदगी का एक्सपोजर है, वो ऐसे वहाँ नहीं पहुँचा। मतलब देखिए ना, ओबामा जो वहाँ पे पहुँचा था वो ऐसे नहीं पहुँचा था, इट वॉज अ स्ट्रगल, लेकिन हमें उनकी पॉलिसीज पसंद डॉक्टर साहब नहीं आई। मेरे घर में लड़ाई होती है जी, क्योंकि मैं आज भी ये कहता हूँ कि ट्रंप ने अपने अमेरिकन के लिए जी बहुत बढ़िया काम किए हैं। ये और बात है कि उसने अपने दोस्तों को, मैं उसका जो सबसे बड़ा नुक्स समझता हूँ कि उसने अपने दोस्तों को प्यार से भी समझा सकता था और दोस्तों ने मान जाना था। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी उसके नाटो के दोस्त थे जी, आप जिंदगी में सिर्फ अकेले नहीं अलग थलग होकर रह सकते। वैसे चलो मैं जाते जाते बधाई ज़रूर दे दूं कि एक और मुस्लिम कंट्री मोरक्को जो है, उसने रिलेशनशिप जो है इजराइल के साथ एक्सेप्ट कर ली हैं, एंड नाउ देयर विल बी 5 कंट्रीज। दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज जी इन मुस्लिम वर्ल्ड, कि मुस्लिम वर्ल्ड के कैसे लोग जो हैं उसको एक्सेप्ट करके आगे आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये श्रेय जो है ये सारे का सारा ट्रंप और ट्रंप की डिप्लोमेसी पे जाता है, एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न। आई विश कि किसी ना किसी तरीके से वो पैलेस्टीनियन मूवमेंट को, पैलेस्टीनियन जो प्रॉब्लम है जी उसको भी सॉल्व कर जाते, क्योंकि पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी ना, ये तो आप भी मानना पड़ेगा कि तब तक वहाँ पर टोटल पीस का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब देखिए, वो भी हल हो सकता था, ट्रंप की नज़र थी उस पर। इतना बड़ा जब माइलस्टोन ट्रंप ने ये किया ना कि अरब वर्ल्ड्स के साथ एक दफ़ा बिठा दिया, मैं ये समझता हूँ ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। इसके बावजूद कि ट्रंप के पीछे विच हंट रही 4 साल, उनको मतलब हुकूमत ही नहीं करने दिया गया सही मानों में, ना अपोजिशन ने, ना मीडिया ने, ना डीप स्टेट ने डॉक्टर साहब। लेकिन उसने वो काम किए, जितने चैलेंजेस के बावजूद वो कर सकता था उसने वो काम किए। That's fine। वो तो देखिए, वो तो लास्ट टर्म एक भी काम नहीं करने दिया ओबामा को भी, कांग्रेस ने नहीं, ओबामा को सिर्फ और सिर्फ ओबामा केयर का इशू रहा। फ्रैंकली मैं आपको उसको भी नहीं करने दिया। जो मिडिल ईस्ट में ओबामा ने डिसीजन करने थे उसमें किसी किस्म का कोई रखना नहीं पड़ा था। वो फर्स्ट टर्म में थे, डॉक्टर साहब सेकंड टर्म में भी जितने ड्रोन अटैक उसने करने थे, मैं दावे से कहता हूं डॉक्टर साहब कि वो रिपब्लिकन के मुखालफत के बावजूद उसने किए। जो ड्रोन अटैक किए, वो प्रेसिडेंट के हक में थे जी। प्रेसिडेंट, लेकिन डॉक्टर साहब उनसे हुआ क्या? उनसे सारी की सारी मिडिल ईस्ट पॉलिसी बर्बाद हुई। ईरान के साथ ओबामा ने जो डील रखी उसका कोई फायदा ना हुआ। नहीं, ये जो बात मैं कह रहा हूँ आप उस, मैं ये तो पहले ही कह चुका हूँ कि ही वाज टोटली ए फेलियर प्रेसिडेंट। यही बड़े बड़े काम थे ना, ये फेलियर था। नहीं, फेलियर देखिए, वो अपने कंट्री में भी जी, अपनी कंट्री में भी जो लोगों को उसने साथ मिलाना था वो उसमें भी फेलियर था। राइट। जो बहुत बड़ी होप थी एक माइनॉरिटीज़ को कि ये आदमी अब आ गया, अब हमें ये हमारा जो रुतबा है उसको दिलवाने में हमारी हेल्प करेगा। मतलब सोसाइटी में इकट्ठा रहने की एक बात जो थी वो करता था, वो नहीं हो सकी जी। दैट्स फाइन, लेकिन बट एट द सेम टाइम वी हैव टू रियलाइज कि पॉलिटिक्स में कभी एक आदमी नहीं टिक के रह सकता। वो तो ठीक है हाँ जी, पॉलिटिक्स में लोग आते हैं,
चले जाते हैं। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा फॉल्ट जो है वो यही है कि लोगों को जिस ढंग से आप मना लो उस ढंग से वोट आपको वोट डाल देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए हमारे जो दर्शक है और आप या और भी कोई, हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को, पर्टिकुलर इंसान को फॉलो करते हैं, जी। लेकिन आने वाले टाइम में ना तो नेहरू कभी रहा हिंदुस्तान में, ना इंदिरा गांधी रही, ना मतलब मनमोहन सिंह 10 साल के बाद रहा। डेमोक्रेसी में चेंज आती रहती है, बहुत वेलकम है। जो आदमी काम कर जाएगा उसको लोग याद करेंगे। आज मैं भी याद कर रहा हूँ कि ट्रंप ने अपने देश की इकोनॉमी के लिए बिफोर कोविड-19, अगर कोविड-19 ना आता ट्रंप को कोई टच नहीं कर सकता था। नो वन कुड टच ट्रंप, ही वुड हैव वन हैंड्स डाउन, और हो सकता है 50 में से 42 स्टेट्स जीत जाता वो। लेकिन एक नेचुरल जो फिनोमिना आया जिसने सारी दुनिया को इतना पीछे कर दिया, उसमें अगर वो ठीक ढंग से अपना रोल प्ले कर जाता तब भी मैं समझता हूँ कि ही वुड हैव वन। डॉक्टर साहब देखिए, बात ये है कि मैं तो डेमोक्रेसी का, चूंकि इसके अलावा कोई अल्टरनेट दुनिया में मौजूद नहीं है, तो मैं तो ज़ाहिर उसको ही मानता हूँ। ठीक है, मानना पड़ता है। अच्छा, और मुझे कोई दुख नहीं होता कि कोई एक चेहरा अच्छा परफॉर्म करने के बाद चला जाता है, जाना ही होता है। ट्रंप अगर अब ना जाते तो अगले 4 साल बाद तो उन्होंने हर सूरत जाना ही था, ठीक है ना, वो तो जाना ही जाना था। लेकिन मुझे ज़रूर एज अ पर्सन हु एंडोर्स हिज मोस्ट पॉलिसीज, नॉट ऑल, ठीक है, मुझे एक थोड़ा सा अफसोस हुआ, लेकिन जाहिर है वी गेट अलॉन्ग विद द चेंज। सुपर चैट में डॉक्टर साहब हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मैं जो आप बातचीत को आगे टर्न देना चाह रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि किस तरीके से लोग डोनेट कर सकते हैं। मैं वो जो डोनेट वाला मामला है वो आप मेरे से बेहतर बताते हैं, मैं भी बता देता हूँ, लेकिन पहले आप बताइए। देखिए, आप हमारी वेबसाइट tagtv.info पे जाएं और वहाँ पे डोनेट का बटन क्लिक करें, और इसके साथ साथ जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसमें भी डोनेट का वो बटन है, उसको क्लिक करेंगे, आप पेज पे चले जाएंगे और अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप हमें जो अफोर्ड कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करें, ताकि इस तरह की गर्मा गर्म डिबेट जो मैं और डॉक्टर साहब करते रहते हैं होती रहे। और जिस तरह के क्वेश्चन आपने भेजे, मैं भी वाकई बहुत कम पढ़ता हूँ, इसलिए बहुत झंझट होते हैं लाइफ में। इस बार मुझे ईमेल्स आई बहुत सारी ऐसी, उन्होंने एक ईमेल में चेतन भाई की ख़ास तौर पर यहाँ पे मेंशन करूँगा, मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उनको किसी वक्त कॉल भी करूँगा। उन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर मुझे भेजा हुआ है। उन्होंने बड़े ही प्यारे ढंग से एक बड़ी लंबी ईमेल लिखी जो मैंने डॉक्टर साहब को फॉरवर्ड करनी थी, मैं भूल गया, इसलिए कि झंझट बड़े होते हैं ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर उसको करता हूँ। तो ये जो हमारा नैरेटिव परिवार है वो आप ही की वजह से बना हुआ है। ये जो हम स्पेशल आपके साथ सुपर चैट लेकर आते हैं, इसका मकसद ये होता है कि आपको एंगेज करें। आज हम ज़्यादा डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे कि अपने व्यूअर्स के क्वेश्चन पर आपने बातचीत शुरू की थी, इनके क्वेश्चन हम ज़्यादा लें, तो इसलिए अपनी जो हम ना बात अभी थोड़ी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। बस मैं एक बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये इन्होंने कहा कि हम बहुत और मसलों में फंसे रहते हैं। दुनिया में मसला एक ही होता है, वो होता है फाइनेंस का। अगर फाइनेंस ठीक ढंग से चलता रहे, हाँ जी, हम उन लोगों में नहीं हैं कि हमें मर्सिडीज़ गाड़ियाँ चाहिए। हम कनाडा में रह के सबसे जो छोटी गाड़ी हैं वो चलाते हैं यहाँ पर, और लोग हैरान हो जाते हैं कि टैग टीवी का मालिक जो है वो इतनी छोटी गाड़ी चलाता है, क्योंकि गाड़ी हमारे लिए सिर्फ एक साधन है फ्रॉम वन वे टू अनदर। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इस टैग टीवी को कैसे नंबर 1, 2 पे पहुँचाएँ, कैसे हम इसको और आगे लेके जाएं, कैसे हमारा इंग्लिश प्रोग्राम 24 घंटे के लिए जल्दी से जल्दी शुरू हो। उस सब के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, और जब रिसोर्सेज नहीं होते तो यकीन मानिए कि माइंड के ऊपर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ते हैं। लेकिन ये लकीली ताहिर साहब तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ये तो 15 साल उन कंट्रीज़ में रहे हैं जहाँ पर अगर आप स्ट्रॉन्ग ना हो तो आप रह ही नहीं सकते थे, हाँ जी, और 5-5, 6-6, 8-8 फुट में बर्फ़ में इन्होंने वहाँ काम किए हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद आपकी सपोर्ट जो है वो हमें बहुत ज़रूरी होती है। आप मेरे व्यूज़ के साथ मतलब एग्री करें ना करें, हम यहाँ पर बैठ के आपको अपने व्यूज़ एग्री कराने के लिए नहीं बिठाते, या आप कहते भी आप सुनो। हम अपने व्यूज़ देते हैं, और आपका अपना 100% ये अपना राइट है कि आप उन व्यूज़ को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और किस तरीके से आगे आप अपने कमेंट्स देते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि
एक अच्छी लैंग्वेज से कमेंट्स, गाली किसी को मतलब गलत ढंग से भी दी जा सकती है और गाली किसी अच्छे ढंग से भी दी जा सकती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके कमेंट्स लाखों लोग पढ़ते हैं। सो प्लीज़ मेहरबानी करके जो कमेंट्स हैं उसकी लैंग्वेज जो है वो ठीक रखा करें। और इसके साथ साथ ही आप, जैसे इन्होंने आपको बताया कि आप हमारे जो वेबसाइट पर है, टैग टीवी की वेबसाइट पर .info है, ये याद रखिए, CA नहीं है, कॉम नहीं है, ऑर्ग नहीं है, .info है। वहाँ पर जाके राइट साइड को आपको डोनेट का बटन मिलेगा। आप किसी भी कार्ड से वहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं। और जहाँ पर ड्यूरिंग दिस लाइव चैट उस वक्त सिर्फ एक ही एड्रेस होता है आपके पास, वो होता है पेपाल। और पेपाल के थ्रू आपके, जब हम बात कर रहे होते हैं तो नीचे लगातार जी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है कि आपने कैसे पे करना है, क्या करना है। सो प्लीज़ हेल्प करिए ताकि ये टीवी चैनल और आगे बढ़े और इंग्लिश का प्रोग्राम जो है वो नए साल से हम आपके सामने पेश कर सकें 24 घंटे। जैसे कि हिंदी, उर्दू, पंजाबी के प्रोग्राम पेश होते हैं, वैसे इंग्लिश का चैनल जब तक नहीं आएगा तब तक टैग टीवी दुनिया के एक सतर पर पहुंचने में बहुत मुश्किलातों में रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये टैग टीवी एक दुनिया के लेवल पर पहुंचे तो हमें इंग्लिश टीवी चैनल शुरू करना पड़ेगा। आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, हैं जी, और जिन जिन को भी जहाँ भी कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज में बैठे हुए हैं, उनको भी ज़रूर कहें। एक तो आप टैग टीवी पर यूट्यूब पर जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक ये टैग टीवी की जो फैमिली है वो बड़ी नहीं हो सकती। तो हमें फैमिली को वैसे हम फैमिली प्लानिंग में बिलीव नहीं करते टीवी पे, तो टीवी में वो कहते हैं कि फैमिली बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक आपने जितनी भी हमारी मदद की उसके लिए एक बार फिर तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बढ़िया ढंग से मैसेज पहुँचाया। 2-3 और इश्यूज़ हैं जब हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे ताकि हम क्वेश्चन ज़्यादा लें। भारत में नई पार्लियामेंट की इनाग्रेशन हो गई है, ये एक वाकई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ज़िंदगी को और वहाँ की पॉलिटिक्स को, राजनीति को बहुत करीब से देखा है। ये आपकी भी एक इच्छा थी कि एक ऑफ कोर्स इमारतें पुरानी हो जाती हैं, ठीक है, वो हिस्ट्री का हिस्सा होती हैं, हमें मेंटेन भी रखना होती हैं, लेकिन आगे लाइफ पहुँचना, एक तो ये इम्पॉर्टेंट। दूसरा, आर्मी चीफ का जो दौरा है, भारत के आर्मी चीफ का 1 वीक लॉन्ग UAE और सऊदी का बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के जो आर्मी चीफ हैं वो नॉर्मली इस तरह के दौरे नहीं करते, वो पॉलिटिशियन ही करते हैं या ब्यूरोक्रेसी के लोग करते हैं। मगर आर्मी चीफ के दौरे से उनकी जो आर्मी के वहाँ पे जो लोग हैं उनसे जो कोऑपरेशन हो रही होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए एक रेड अलर्ट है। ये दोनों बातें आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट की बहुत सख्त ज़रूरत थी नई बिल्डिंग की। 20,000 करोड़ से ये बिल्डिंग बन रही है, 13 एकड़ के एरिया में ये ज़मीन बनेगी। देखिए, जब ये पार्लियामेंट बनी थी 1910 और 20 के बीच में, उस वक़्त ये एक दुनिया में मॉडल था। लगती तो बहुत अच्छी है, मैं उस पार्लियामेंट के अंदर मुझे जाने का बहुत बार मौका मिला, लेकिन यकीन मानिए कि वो इतनी क्रैम्पल्ड हो चुकी हुई है कि जो उनका सेंट्रल हॉल है, सेंट्रल हॉल में सारे MPs इकट्ठे होके बिल्कुल उनको यूँ बैठना पड़ता है जैसे एक कुर्सी के ऊपर 2 की जगह पर वो 4-4 बैठते हैं, क्योंकि क्रैम्पल्ड हो चुके हुए हैं। अब अगर 542 MPs हैं तो नए सेंसस के बाद उनकी गिनती 800 से बढ़ जानी है। वो तो लोकसभा में बैठ ही नहीं सकते। फिर राज्यसभा की भी गिनती बढ़ जानी है पॉपुलेशन के मुताबिक, जैसे सीटें बढ़ती हैं वैसे राज्यसभा की सीटें भी बढ़ती हैं, वो 400 से ऊपर हो जानी है। और फिर जब बड़ी हो जाती है पार्लियामेंट, उसकी जो परसेंटेज 10% मिनिस्टर्स की होती है वो भी बढ़ जाती है। अब देखिए ना, अब 800 सीट पर जी 10% का मतलब हुआ 80 तो सीधे कैबिनेट मिनिस्टर्स, और उसके बाद आप स्टेट मिनिस्टर और मिला के, हाँ जी, और डिफरेंट और ग्रुप्स को, तो आपके पास हर एक मिनिस्टर के लिए कमरा होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए। उसके लिए बड़ा ज़रूरी था बिल्डिंग बने। तो जिस ढंग से ये बिल्डिंग बन रही है, मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो है वो अकेली हिंदुओं की नहीं है। पार्लियामेंट इज़ ए सिंबल
ऑफ ऑल द सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया। ऑफ कोर्स। हाँ जी, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें बाकी सब जातियों के लोग भी हैं। तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्शन हुई, जो मैं समझता हूँ कोई इतनी बड़ी बात थी, उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर है उसने अपने ढंग से प्रेयर करनी थी, उसने दूसरों के ढंग से प्रेयर नहीं करनी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ऑल मतलब पार्टी प्रेयर्स जी वो उन्होंने रखी हुई थी, सारे फेथ के रखी हुई थी कि ये 20 लाख करोड़ का, वैसे 947 का इसमें से जो करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है वो टाटा जी को मिला है। हाँ जी, जो काफ़ी प्रेस्टिजियस कंपनी। नहीं, शुरू से ही मतलब द मोस्ट प्रोफेशनल कंपनी अगर कोई है हिंदुस्तान में तो वो टाटा प्रोफेशनल है। हाँ जी, तो उनको वहाँ तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं मिलता। वो ज़माने गए जब मिनिस्टर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया करते थे। अब तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, उसमें से जिसकी सबसे बढ़िया कोटेशन होती है उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो टाटा ये बिल्ड करेंगे, लगता है कि 3 साल का वक्फा है, लेकिन मैं हमेशा समझता हूँ बिल्डिंगें जब बनती है ना तो 1 साल आप एक्स्ट्रा लेके चलिए। वो तो घर भी बनाएंगे छोटा सा, तो वो ज़्यादा ही बहुत लगता है। 4 साल में जी मैं समझता हूँ अगला जब इलेक्शन होगा नया, तो उसके 1 साल के बाद मोदी साहब की तो इच्छा है कि जो अगला इलेक्शन के एमपीज आए वो इसी नई बिल्डिंग में आए। बड़ी अच्छी इच्छा है। हो भी सकता है कि वो हाल जो है वो उतना पर्टिकुलर एरिया पहले बन जाए, बाकी का बाद में बनता रहे। सो लेट्स सी। लेकिन यह है कि कांग्रेचुलेशन, इट वाज द नीड ऑफ द आवर। हमारे आपको पता है, मैं अगर कनाडा की अपने दर्शकों को बताऊं तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसका भी बहुत बुरा हाल है, और पार्लियामेंट के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो पिछले 10 साल से खर्च हो रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर का घर जो है वो जितने उसके ऊपर पैसे लगे हैं वो तोड़ के नया बना लेते तो बेटर हो जाता। तो ऐसी चीज़ें जो हैं उसमें थोड़ा सा जी इंसान को बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ता है, और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की नीड थी आने वाले टाइम के ऊपर। राइट। डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ का दौरा जो मैं देख रहा हूँ वो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के प्रेस ने भी इसको बहुत नोट किया, और इंटरनेशनल प्रेस, BBC तक ने इसको बड़ा नोट किया कि भाई आम तौर पर जो विज़िट हुआ करते थे वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हुआ करते थे अरब वर्ल्ड के। अगर हम भारत और पाकिस्तान के बीच वाली सूरत हाल को देखें, भारत की तरफ से इस लेवल का आर्मी चीफ का दौरा और UAE के कंट्रीज़ और सऊदी अरब के साथ उनकी जो मीटिंग हफ्ता भर रहेगी, शुरू हो चुका हुआ है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि ये दौरा इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अब भारत कितना बड़ा प्लेयर समझा जाता है अरब वर्ल्ड में एज अपोज टू पाकिस्तान। बिकॉज पाकिस्तान की आर्मी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किया करती थी जो कम हो गई हैं बहुत। मैंने सुना है कि मैं कंफर्म नहीं मैं कर सका जी कि रिटायर्ड आर्मी जनरल पाकिस्तान जो है दे आर लुकिंग आफ्टर इन सऊदी अरेबिया आर्मी के साथ कुछ कुछ चीज़ें वो कर रहे हैं। रहील शरीफ हैं, जनरल रहील शरीफ हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो मुझे ये लगता है कि जो फैक्ट्स भी हैं कि जो अरब वर्ल्ड है फ्रैंकली वो पाकिस्तान के साथ उनका बिहेवियर जो अब है वो जैसे कमीनों वाला होता है फ्रैंकली। अतार साहब, अगर माफ़ करें मैं यहाँ ये कहूँ कि देखिए आज के ज़माने में हर आदमी जी ये सोचता है कि मुझे फाइनेंशियल गेन कहाँ होगा। बड़ी सीधी सी बात है। सीधी सी बात है। सऊदी अरेबिया को ये पक्का ही पता है कि पाकिस्तान में उनका फाइनेंशियल कोई फ्यूचर नहीं है। राइट, जेब से देने पड़ेंगे पैसे। हाँ, जब वहाँ फ्यूचर नहीं है, हिंदुस्तान इज एमर्जिंग कंपनी, मतलब एमर्जिंग कंट्री जी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजनेस आगे बढ़ने वाला नेक्स्ट 40-50 ईयर्स। यहाँ पर पैसा सेफ है। राइट, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंट्री में आनी है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, वो ये भी सोचते हैं कि अगर हमने इस एरिया में पीस रखनी है जी, तो जो यहाँ पर पीस रखने का चाइना के बाद सबसे बड़ा मतलब मोहरा है वो है इंडिया। राइट, इंडिया और हम सब मिलके इस सी को कम से कम बचा के रखें। क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान में चाइना अपनी जो है वो पोर्ट बना रहा है। वो पोर्ट बना रहा है सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ पर अपना सांप की तरह ना मुंडी लेके बैठ जाऊं।
वो पसंद नहीं करता सऊदी अरेबिया, क्योंकि सीधी सी बात है, चाइना ईरान के रिलेशंस और सऊदी अरेबिया के ईरान के रिलेशंस ज़मीन आसमान। ओह या ऑफ कोर्स, वो तो मतलब एक दूसरे के बैरी हैं। और सेकंडली ताहिर साहब, इसके ऊपर मैं चाहूँगा आप कमेंट ज़रूर दें। जो आने वाला टाइम है वो पेट्रोलियम से दूर होता जा रहा है। राइट। और पेट्रोलियम के बगैर उनके पास और कोई है नहीं चीज़ बेचने में या खरीदने में। खरीदेंगे अब क्या, वो जब पैसा बाहर लगाएंगे तो नेचुरली वो पैसे की ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ होगी तो वो वहाँ पर कोई डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगा सकेंगे। देखिए ना डॉक्टर साहब, वो जैसे कहते हैं कि आप सारे अंडे एक ही बास्केट में तो नहीं रख सकते ना। अब जो जितना पैसा अरब वर्ल्ड के पास है वो सिर्फ तेल में ही तो नहीं खप सकता ना। अब दुनिया की जो एयरलाइंस हैं उनमें भी, जो स्टॉक एक्सचेंज है उनमें भी पैसा लगाना है, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो वर्ल्ड वाइड है उनमें भी पैसा लगाना है, जिस तरह चीन लगा रहा है दुनिया भर। और भारत की भी कंपनियां जो हैं, जो बड़ी बड़ी हैं, जियो, वो भी हर बिजनेस में लगाती है ना पैसे। डॉक्टर साहब, आपने चाइना की एक्सपेंशनिज्म का भी जिक्र कर दिया। हम अब क्वेश्चन भी लेना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन दे, ठीक है ना जी, चूँकि वो साथ ही जिक्र भी हो गया है। अब जो रूपी सिंह का क्वेश्चन है कि वॉचिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड, वाई सो कॉल्ड खालिस्तानीज आर स्पॉइलिंग फार्मर्स टेस्ट फार्मर्स प्रोटेक्ट डू थिंक सर, मैं इसका जवाब देता हूँ। ठीक है, देखिए वो ऑलरेडी वैसे डॉक्टर स्पॉइल तो कर ही चुके हैं, लेकिन बाकी आप जवाब दे दीजिए। मैं देता हूँ। जो भी एक पर्सनल मूवमेंट्स होती हैं, खालिस्तानी इज अ वेरी पर्सनल मूवमेंट ऑफ फ्यू पीपल, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, कनाडा से, यूएसए से, वो पैसे बटोरते हैं। ये उनकी दुकानदारी है, इसलिए वो इसको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। दूसरा, उनके दिमाग में ये हमेशा रहता है कि अगर कोई ना कोई हम गलत काम करके इस फार्मर्स को ये मूवमेंट को ख़त्म कर देंगे तो फिर हम ये दावा कर सकेंगे, देखिए हम ही हैं सिर्फ आपके रखवाले, ये गवर्नमेंट आपकी रखवाली नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा मोटिव है। ये ऐसे नहीं किया जाता, इसके पीछे बाकायदा प्लानिंग होती है। वो प्लानिंग करके कर रहे हैं, विच आई थिंक दे विल फेल मिजरेबली, लेकिन वो इस मूवमेंट को भी जो है ज़रूर ख़राब कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो ख़राब काफ़ी हद तक कर चुके हैं। और मैं एक सिंपल एग्जाम्पल इनको देता हूँ। यहाँ पर इंडियन कौंसलेट के बाहर एक मुजाहरा हुआ जी। उस मुजाहरे में सिर्फ 2 खालिस्तानी झंडे थे, बड़े बड़े। सारा यहाँ का जो मीडिया है उन्होंने उस सारे मुजाहरे की कोई बात नहीं की, डेमोन्स्ट्रेशन की कोई बात नहीं की, सिर्फ वो 2 झंडे वो दिखाते रहे कि देखिए ये तो खालिस्तानी वहाँ पर थे। इससे क्या होता है कि आपके दिल में अगर अच्छी भी बात है किसी मूवमेंट के लिए, वो भी दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो भी रूपी सिंह साहब ने न्यूजीलैंड से सवाल पूछा, और क्वेश्चन हम साथ साथ ले रहे हैं। हमारे जो यूट्यूब के अकाउंट हैं जिन्होंने ह्यूमन बीइंग 23 के नाम से किया हुआ है, इस्लाम के अनुसार हर नॉन मुस्लिम काफिर क्यों है, ये मेरे ही बनता। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। काफिर की डेफिनेशन कई दफ़ा मैंने बयान की, वो ये होता है कि डिनाइल में रहने वाला, डिनाई करने वाला। तो मुझे तो अनफॉर्चुनेटली ये लगता है कि हम मुस्लिम्स की जो मेजॉरिटी है वही डिनाइल में रहते हैं, वही दुनिया की रियलिटीज़ को नहीं मानते। तो इसका क्या मतलब है? उनकी डेफिनेशन के मुताबिक तो फिर मुसलमान खुद ही काफिर हो गए, चूँकि वो डिनाई में रहते हैं। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक सिचुएशन है। लेकिन मैं इसके बारे में एक कमेंट दे के फिर अगला सवाल लेता हूँ कि देखिए ये बहुत डेरोगेटरी वर्ड है। इस काफिर वर्ड को कहने वाले को, जैसे वो था ना कोट एंड कोट, इंग्लैंड की एक कोर्ट ने कहा कि वर्ड पाकी कहना जो है वो एक तरह से रेसिज्म में आता है, इसी तरह काफिर वर्ड कहना भी रेसिज्म में आता है। जो उसको यूज़ करे उसको हेट क्राइम में चार्ज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देते हैं। सौरभ गुप्ता जी, पहले न्यूजीलैंड से क्वेश्चन आया था, अब ऑस्ट्रेलिया से आया है। इंडियन लेफ्टिस्ट किसका एजेंडा चला रहे हैं, क्या चाहते हैं इंडिया से, क्यों ऐसा कर रहे हैं? डॉक्टर साहब आपका पसंदीदा ये है। बेसिकली लेफ्टिस्ट मूवमेंट जो है वो तो वैसे ख़त्म हो चुकी हुई है। अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए आपको ज़रूर 2-4 जगह पे जाके शोर डालना पड़ता है, वरना तो आपकी होंद बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हुई है। लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, वो केरला में अभी भी है। अरे भाई केरला में कम्युनिस्ट नहीं है,
केरला में 22 पार्टियों का एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें कांग्रेस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ इट। हाँ जी, और वो भी कांग्रेस जो है वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के नहीं है, वो भी पूरे का पूरा जो कैपिटलिज्म की फिलॉसफी है उसको वहाँ पर वो लागू करते हैं। तो लेफ्टिज्म जो है वो नियर अबाउट फिनिश्ड है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, लेकिन आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो इस किस्म की जब मूवमेंटें आती हैं उसमें वो भी अपने 2 झंडे लेके चले जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो ये भूल जाते हैं कि जिस मूवमेंट में वो गए हैं मीडिया ने वो बाकी के नहीं दिखाने, वो 2 झंडे आपके दिखाने हैं, तो वो इसीलिए जाते हैं जब उन्हीं के झंडे 2 दिखाने हैं। इसीलिए मैं उनको बता रहा हूँ कि वो झंडे जो है वो अपने दिखाने के लिए वहाँ जाते हैं। वो डॉक्टर साहब सिर्फ अब मामला इन माइनॉरिटी का नहीं है, ये अभी भी प्रोटेस्ट में अमेरिका से लेके भारत तक देख लीजिए, शाहीन बाग से लेके फार्मर्स प्रोटेस्ट तक देख लीजिए, ये सारे का सारा मेला यही हाईजैक करते हैं बाद में। ठीक है, नहीं सर उस दौरान करते हैं, बाद में तो बाद की बात। मतलब दौरान की बात वही है कि वो जब शुरू होता है तब तो बड़ी कोई ना कोई शायद अच्छे ढंग से शुरू होता होगा। ये तो अच्छे ढंग से शुरू नहीं हुआ था, ये तो बहुत अच्छे ढंग से शुरू हुआ था। इसमें तो जो यहाँ के फार्मर्स थे वो रियल फार्मर लीडर्स हैं। नहीं वो ठीक है, मैं मानता हूँ वो रियल, लेकिन मैं आपसे सहमत इस बात पे नहीं हूँ, वो रियल फार्मर लीडर ज़रूर हैं, लेकिन वो पूरी बात को समझ के आगे लेके नहीं चले थे, इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि वो इतने कामयाब नहीं हुए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टेक एंड हेल्थ टिप्स रेगुलर हमारे कंट्रीब्यूटर हैं। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन इंडियन आर्मी चीफ इन दुबई? डू यू थिंक इट इज़ गोइंग मोर चेंजेस इन दुबई पॉलिसी अगेंस्ट पाकिस्तान एंड कश्मीर? विच इज़ लाइक टू नो फ्रॉम यू। देखिए अभी हमने इसकी बात की, आपने कश्मीर का जिक्र किया, पक्की बात है जब इंडिया की जो रिश्तेदारी तल्लुकदारी अरब कंट्रीज़ के साथ बढ़ेगी तो कश्मीर ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान का एजेंडा है वो उस पर बात कम से कम होती चली जाएगी अरब वर्ल्ड में, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की सीधी सी बात है। और जब आर्मी चीफ जाएंगे और उनकी वहाँ पे कोऑपरेशन बढ़ेगी, वहाँ पे उनके जो जैसे फ़ौजी मशकों की प्लानिंग आगे बढ़ेगी, तो फिर तो कश्मीर तो दुबई शुबई से गायब हो जाएगा। एक और इशू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब ये चीफ वहाँ पर जाते हैं ना तो उनको बताते हैं कि किस तरीके से ये टेररिज्म क्रिएट करते हैं। जब टेररिज्म की बात आएगी तो पाकिस्तान के ऊपर आने वाले टाइम के ऊपर सिर्फ दुबई ही नहीं, यूएई पूरा और बाकी के जो अरब कंट्री थे वो प्रेशर डालते रहेंगे कि भाई तू अपने ये टेररिज्म का काम बंद कर और कश्मीर का इशू लेके हर वक्त मत आया कर। सऊदी अरेबिया ने तो उनको पीछे कहा भी था कि भाई तो हर वक्त इमरान खान एक ही बात करता है, कश्मीर कश्मीर और तेरा कोई इशू नहीं है, हैं? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट विजिट होती है और इससे पाकिस्तान के ऊपर हर तरफ से प्रेशर पड़ने की पूरी उम्मीद होती है। और फिर वो इमरान का ये कहना होता है कि हमारा एक और इशू भी है, पैसे दे दें। अगर कश्मीर की बात नहीं सुनते तो ना सुने, असल बात तो ये कि पैसे दें हमें। वो पैसे दे दे तो मैं कश्मीर की बात भी नहीं करूँगा। नहीं वो तो किसी सूरत नहीं करेंगे, वो भी समझते हैं। क्वेश्चन हम आखिर में चंद एक और लेते हैं। जी प्रेम कौशिक जी का क्वेश्चन है, पाकिस्तानी ओरिजिन। जी डॉक्टर साहब पढ़िए। Why Pakistan origin MP in UK wrote a letter to UK government that it is this farm bill is draconian, its and MSP should increase absolutely senseless. What Pakistan has to do with this, ताहिर सर? चलिए मैं इसका जवाब देता हूँ। वहाँ पे सिर्फ ये काम नहीं हुआ, यहाँ कनाडा में भी सिर्फ MP नहीं है, पाकिस्तानी MP भी और जो हमारे सिख बरादरी के MP हैं वो मिनिस्टर्स भी हैं बाय द वे, वो भी ये बात कर रहे हैं और हत्ता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने कर लिया इसमें हाईजैक। इंग्लैंड में तनमनजीत जी जो हमारे पंजाबी सिख कम्युनिटी के वहाँ पे हैं पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने क्वेश्चन पोज किया 2 रोज़ पहले बोरिस जॉनसन से। तो बोरिस जॉनसन का जवाब ये आया कि आई एम क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो इतनी हंसी बनी दुनिया में कि बात फार्मर्स की हो रही है और वो पाकिस्तान और या तो डॉक्टर साहब उन्होंने बात को बज़ाहिर या तो सुना नहीं, लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ कि उन्होंने डॉज किया है, डेफिनेटली डॉज किया, वरना वो तनमनजीत जी की इंग्लिश बड़ी फर्स्ट क्लास थी और बोरिस जॉनसन भी इंग्लिश बड़ी अच्छी समझते हैं।
कोई उसमें एम्बिग्यूटी नहीं थी उसमें। ठीक है, पर चलो उन्होंने अपने दिल की बात कह दी कि भाई ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के मसले में वो मैं बड़ा नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट है मसला डॉक्टर साहब। कि वो दोबारा जो जैसे वो बात करता है ना अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जी। कश्मीर कश्मीर, ऐसे ही अब इन्होंने भी कह दिया कि ये तो इनका मसला आपस में ही निपटे। ठीक है, नहीं इससे एक और मुझे इंडिकेशन मिली, बोरिस जॉनसन इनडायरेक्ट ये कह गए कि ये प्रोटेस्ट तो वहाँ पे हो रहे हैं, ये पाकिस्तान को बीच में क्या पड़ी हुई है। देखिए ना, बड़ी सिंपल सी बात है, या। बहुत ही इंटरनल और लोकल मसला है ना इंडिया का। अब अगर कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतना बेवकूफ़ हो सकता है जी। कि वो इंटरफेयर कर सकता है इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर्स, जाए तो बाकी का तो क्या। बोरिस जॉनसन ने नहीं किया ना फिर। हाँ नहीं, वो इवन ये एक्सपेक्ट करते थे लेफ्टी सो कॉल्ड कि कमाला हैरिस की भी कोई स्टेटमेंट आएगी, उसकी भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, इन्होंने देखिए डॉक्टर साहब, ये नहीं बदमाशी की इंतहा है, जालसाजी की इंतहा है। कमाला हैरिस के वो जाली ट्विटर अकाउंट बना के और वो ट्वीट भी कर दी कि जी ये उनको बड़ा कंसर्न है, जिस पे कमाला हैरिस ने खुद भी तरदीद नहीं की, उनके ऑफिस ने कहा कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद अस। मतलब बेसिकली क्या है, ये जो बड़ी कंपनी है ना जी, जी मतलब गूगल हुई, जी, जी। ट्वीट हुआ, व्हाट्सएप हुए, फेसबुक हुए, जी। इनको बहुत और कंट्रोल की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। नहीं तो इनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत पड़ने वाली है। एंटी ट्रस्ट लॉ ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर चल पड़ा जी, जी, जी। और गूगल और अमेजन के ऊपर 200 मिलियन डॉलर का जी यूरोप वालों ने फाइन कर दिया, Right, right. और आने वाले टाइम पर उन्होंने कहा कि हम और फाइन करते रहेंगे। सो इफ़ दे वांट नॉट टू बी इन ट्रबल देन दे शुड कम आउट ऑफ इट। डॉक्टर साहब, ये नई नई दुनिया है, 15-20 साल से ये सामने आई है, जिनको बिग टेक कहते हैं, राइट। और इनको भी सीखना है। ये अपने तौर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। करें नहीं तो इनको नहीं, ये गलत तरीके से दुनिया का जो नैरेटिव है ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं कंपनियां, और इनको अब काफ़ी टफ टाइम मिलेगा। इनको भी थोड़ा सा अपनी जो है ना हदबंदियां बनाना होगी। और क्वेश्चन लेते हैं इससे पहले कि आज का हम सुपर चैट इसको करें। गुरविंदर कौर जी का क्वेश्चन है, पंजाब कंट्रीब्यूशंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज हाईएस्ट, डज दैट मीन पंजाब अंडर द गार्ब ऑफ फार्मर दे कैन ब्लैकमेल इंडिया? जी डॉक्टर साहब। नहीं, देखिए ब्लैकमेलिंग की कोई बात नहीं होती। बात ये होती है कि एक फार्मर्स जो है उसको उसकी बाकायदा कीमत जो है वो मिले प्रोडक्ट की। जी। और मैं ये समझता हूँ, मेरी ये बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन है कि फार्मर्स के साथ आज तक अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। फार्मर्स की अगर एक आप प्रोडक्शन समझ लो, एक 100,000 एक प्रोडक्शन है, तो उसके ऊपर स्वामीनाथन कमीशन और इवन मोदी की गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि उसके ऊपर 50% प्रॉफिट मिलना चाहिए। 50% प्रॉफिट ये नहीं होता कि 100,000 की प्रोडक्शन है, नो, 50,000 होता है कि उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने 60-70 हज़ार लगाए, बचते हैं इनके पास 10,000 के ऊपर इनको 50% और मिलना चाहिए। ये ऐसे किस्म का होता है। फार्मर्स की हालत देखिए बहुत ख़राब है। फार्मर्स हैव बीन कमिटिंग सुइसाइड फॉर द लास्ट 10 years इन नंबर्स इन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड many other states of India. They are one of the backbone for any society। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर तो सिर्फ 2.2% जो हैं वो फार्मर्स रह गए हैं कनाडा में। अमेरिका में 2.8% हैं फार्मर सिर्फ। उनकी भी फिगर्स अगर आप चाहें कभी तो मैं आपको दे सकता हूँ कि हालात जो हैं वो इतने बिगड़ गए थे यहाँ पर भी 80s और 90s में कि फार्मर्स को अल्टीमेटली ज़मीनें छोड़ के भागना पड़ा। अब वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर भी यही हो रहा है कि एक फैमिली के 4 ब्रदर्स हैं, अब वो डिवीज़न होना शुरू हो गया। 10 एकड़ ज़मीन मैक्सिमम रख सकती थी एक फैमिली, अब आ गई 2-2, 2.5 एकड़ एक के पास, हाँ जी, अब वो उसके भी आगे डिवीज़न हो जाएंगे। तो कोई भी फार्मर जिसके पास 10 एकड़ से कम ज़मीन है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि फार्मर्स को या तो किसी ढंग से कंपलसरी ठीक ढंग से किया जाए, या जो फार्मर्स हैं वो खुद ही इसको कोऑपरेटिव सेक्शन में ले जाए। लेकिन गुरविंदर कौर जी का ज़्यादा जोर इस बात पे है कि जैसा आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में फार्मर्स को भी कंसर्न है, लेकिन जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं वही बात घूम फिर के वही वो
उसी आने वाली जगह पे आ जाती है जिसको हम कहते हैं। वो ये कहते हैं कि इसमें ओवरवेलमिंगली जो है वो पंजाब का ही क्यों नजर आता है? उसका रीज़न वेरी सिंपल है जी। देखिए, दो फसलें होती हैं जिसको वीट और हम राइस कहते हैं। जी। वीट और राइस की जो फसलें हैं उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा एमएसपी का, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा का फार्मर ही उठाता। इसलिए उनको ये लगता है कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर बीच में आ गया तो वी विल बी फिनिश्ड। तो देखिए अल्टीमेटली फार्मर ने कभी ना कभी ये छोटी ज़मीनों से बाहर उनको होना ही पड़ेगा। वैसे डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन है, वाकई वो फिनिश हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर के आ जाने से? यस। अच्छा, रीज़न इज़ वेरी सिंपल। जी। जो प्राइवेट सेक्टर है ना जी, उसके ऊपर कंट्रोल कोई नहीं है, ये तो आप भी जानते हो। ठीक है। अगर या तो कंट्रोल हो कि प्राइवेट, इसीलिए एमएसपी जो है वो डिमांड जो है वो मान गए हैं तोमर साहब कि एमएसपी लेकिन वो तो शुरू से नहीं थे। नहीं इन राइटिंग नहीं है ना। हाँ, वो इन राइटिंग आप देने को भी मेरे ख्याल आज या कल में तैयार हो जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं आपको, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, आप देखेंगे फार्मर्स एग्री करे ना करे, उन्होंने अमेंडमेंट ले आनी है और अमेंडमेंट उन्होंने कर देनी है एक्ट में कि हम एमएसपी जो है खरीदेगा, चाहे प्राइवेट खरीदे चाहे गवर्नमेंट खरीदे, एमएसपी के नीचे नहीं खरीद सकता। ये अमेंडमेंट उन्होंने लागू कर देनी है। लेकिन मेरी डिबेट यही है कि वो एमएसपी का जिक्र ही नहीं आया इस नहीं एमएसपी तो इशू बना हुआ है। लेकिन वो जो क्लॉज आई है नहीं, उसमें ये तो कहा ही नहीं गया। वो अब करेंगे ना। मैंने तभी आपको बताया कि दे आर कन्विंस्ड कि इन सब को ठीक करने के लिए और चुप कराने के लिए नहीं भी मानते। उन्होंने तो कहा मान जाओ, हम ये 5 चीजें कर देते हैं, जी आपकी ज़मीन भी कोई नहीं खरीद सकेगा, ये वो सब। लेकिन वो नहीं माने तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने उस एक्ट में, क्योंकि एक्ट में है नहीं है, तो एक्ट में अमेंडमेंट करके वो एक्ट में डाल देंगे, बात ख़त्म हो गई। राइट। चलिए फिर देखते हैं ये सुनते हैं कि नहीं सुनते जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। वैसे तो वो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ और दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनके हत्थे चढ़ जाने के बाद ये बेचारे खुद ही अपने कॉज को ख़राब कर चुके हैं, अगर ये कॉज को बहुत जेन्युइन भी था तो। आखिर में अगर हम कोई एक सवाल ले सकें, यश वरदान जी का क्वेश्चन है, इज़ मोदी गवर्नमेंट इज़ फेल इन फार्मर साइड, ऑल्सो पंजाब आर बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट मनी फ्राम फार्मर साइड, आई एम फ्राम राजस्थान, फार्मर्स लॉस ड्यू टू मोस्ट ऑफ फंड गो टू पंजाब। देखिए मेरे हिसाब से तो मोदी गवर्नमेंट फेल नहीं है फार्मर साइड से। डॉक्टर साहब की क्या ओपिनियन है? मैं महसूस करता हूँ कि फ़ंड पंजाब को नहीं जाते। फंड जो हैं वो बाकायदा रेशो के साथ बांटे जाते हैं। जो फंड्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हर फार्मर को 8,000 से 12,000 रुपया साल का मिलता है, उनके अकाउंट में जाता है, वो फार्मर के अकाउंट में जाता है जहाँ पर भी फार्मर है थ्रू आउट इंडिया। हाँ जी, इट्स नॉट ओनली इन पंजाब, इट गोज़ एवरीवेयर। और दूसरी बात यह है कि राजस्थान वालों को तो बड़ा खुश होना चाहिए। राजस्थान के फार्मर्स ने पिछले 20 साल में, अगर मैं आपको फिगर्स दूं तो आपने तो कमाल कर दिया। राजस्थान हैज़ कम द 5th इन इंडिया। हाँ जी, राजस्थान इज़ डूइंग सो वेल। तो इसलिए राजस्थान वालों को, पंजाब डेफिनेटली गोइंग डाउन, हाँ जी, फार्मिंग में, क्योंकि उनकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो वहाँ पर पहुँच चुके हुए हैं। लेकिन राजस्थान में तो अभी बड़ी पोटेंशियल है। राजस्थान इज़ ग्रोइंग लाइक हल, जैसे यूपी ग्रो कर रहा है, बिहार ग्रो कर रहा है। हाँ जी, मैं कहता हूँ जी ये मध्य प्रदेश, इन लोगों को तो समझ अब आई है कि भाई खेती बाड़ी में तो पैसा ही पड़ा है। बिल्कुल। अच्छा, जितनी मतलब आप हैरान होंगे जितनी डिफरेंट वेरिएशन यूपी में, बिहार में, बंगाल में देख के हैरान हो गया कि बंगाल इस वक्त सबसे ज़्यादा, जिसको आप कहते हैं ना जी, मतलब वो ग्रो करते हैं सारी चीज़ों को जिसको हम फूड ग्रेन कहते हैं। बंगाल इज़ नंबर 1 और दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश है। तो ये सारी जो फिगर्स हैं ये शो करती हैं कि फार्मर सब जगह पर जाग गया, और फार्मर तभी जागता है जब उसको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती रहे। और हेल्प ये शुरू से ही मिल रही है और मिलती रहनी है। वही नहीं, यहाँ पर फार्मर्स को ऑन एवरेज 65,000 to 70,000 पर ईयर गवर्नमेंट से कैश हेल्प मिलती है। इवन हेयर आल्सो। राइट। सो फार्मर्स नीड हेल्प। राइट, फार्मर्स नीड हेल्प। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पे हम आज का शो क्लोज करेंगे और फिर डॉक्टर साहब कंक्लूसिव रिमार्क्स देंगे, वो ये है कि भारत में फार्मर्स जो पंजाब का जागा हुआ था वो धरती के साथ जुड़ा हुआ था। अब ये हुआ है कि बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, कोई भी भारत का इलाका है,
फार्मर जाग गया है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि आप देख रहे हैं कि वो फार्मर बिजी है और वहाँ से उतना ज़्यादा शामिल नहीं हुआ प्रोटेस्ट में, इसलिए वो अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ के कंसर्न ज़्यादा थे, इनके ये ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो डॉक्टर साहब ने पीछे बात की थी, इंपॉर्टेंट बात थी कि गिव एंड टेक से ही इश्यूज हल होते हैं। अगर आप ये कहें कि हमने नहीं बेंड करना, दूसरी साइड ही बेंड करे, फिर कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती। तो नेगोशिएशन इसी तरह होगी कि गिव एंड टेक। और मैं वाकई ये समझता हूँ, मैंने वेडनेसडे के शो में भी कहा कि फार्मर्स का ये वाला जो प्रोटेस्ट था, ये अपनी कॉज इसकी हाईजैक हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली ये बेचारों को अगर कोई कॉज भी था, लॉस्ट हो गया। आखिर में मेरी तरफ से सिर्फ वही याद दहानी कि आप हमारे वेबसाइट पे tagtv.info की वेबसाइट पे जाएं, डोनेट का बटन वहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड के राई और या फिर पेपॉल के राई, वहाँ पे दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो जो कंट्रीब्यूशन आपकी आती है हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। और मेरी तरफ से ब्रेन बस की आज की क्लोजिंग और फाइनल क्लोजिंग डॉक्टर रमीज शारदा साहब के पास। नहीं, बस आपने बहुत कुछ कह दिया और काफ़ी ज़्यादा आज हमने डिस्कशन भी कर लिया। इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी में हम सबको प्यार मोहब्बत से रहने और सीखना भी चाहिए और रहना भी चाहिए। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे, आई हैव नो प्रॉब्लम, आप मुझे पसंद करें ना करें। मैं तो 46 साल से यहाँ पर, खालिस्तानियों ने मुझे बड़ी धमकियाँ भी दी हैं, मौत की भी धमकियाँ दी हैं। मैं यहाँ रहा हूँ, अखबारें भी निकाली हैं, रेडियो भी करता हूँ, टीवी भी करता हूँ। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि लैंग्वेज जो है ना, उसको ज़रा प्यार से, जी वही लैंग्वेज जो है उसको प्यार से अगर लिखें तो और भी अच्छा लगेगा। आई नेवर एक्सपेक्ट दैट यू शुड एग्री विद मी, बट एट द सेम टाइम मुझे मेरी लैंग्वेज पे आपको कोई एतराज़ हो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। देखिए, आई एम इन माई 79th ईयर एंड आई एम स्टिल लर्निंग। एवरी डे आई एम लर्निंग and I hope I will keep learning till I live in this world. Wish you all the best and have a wonderful, wonderful weekend. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.